कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो सी है, इसमें से जब भी सवाल पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट, ऑलमोस्ट जो जो आर्टिकल्स या जो जो अमेंडमेंट्स पूछी गई हैं ना, वो सारी आज हम डिफरेंट तरह से कोशिश करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, पाकिस्तान में अभी तक 3 कॉन्स्टिट्यूशन आई हैं टोटल। पाकिस्तान में अभी तक टोटल जो कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, टोटल कितनी कॉन्स्टिट्यूशन जो होती हैं वो आ चुकी हैं 3। 1956 का आइन आया, पहला आइन पाकिस्तान का। ठीक है, पहले आइन के बारे में पूछा जाता है कितने सालों बाद आया था जी। पहला आइन पाकिस्तान का 9 साल बाद आया था। 47 में पाकिस्तान बना, 56 में आ गया। तो पाकिस्तान का जो पहला आइन था ना, पाकिस्तान का जो पहला आइन था, उसको जो असेंबली थी उसने कब पास किया था? 29 फरवरी 1956 को जो सा उसको पास किया गया था। 29 फरवरी 1956। हाईलाइट, ये वाला हाईलाइट वाला ज्यादा अच्छा है या येलो ज्यादा बेहतर है? ये बेहतर है वैसे। चलो इसी को ही कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, 29 फेब 1956 को जो सा है वो हमारे पास जो पहला आइन था वो पास किया गया। और 23 मार्च 1956 को उसको इन्फोर्स कर दिया गया। ठीक है, 23 मार्च 1956 को जो सा है वो क्या है, उसको इन्फोर्स कर दिया गया। ठीक है, ये सवाल आपने याद रखना है। और जब पहला पाकिस्तान का आइन आया था 1956 का जो आइन आया था, उस टाइम पे पाकिस्तान का जो वजीर आजम था, पाकिस्तान का जो वजीर आजम था उसका नाम क्या था? चौधरी मोहम्मद अली। चौधरी मोहम्मद अली के दौर के अंदर पाकिस्तान का जो पहला आइन जो है वो आया था। विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज प्रपोज्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956? तो 1956 का जो आइन आया था ये आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम था। इसके अंदर 1956 के आइन के अंदर जो 3 आइन आइन आए थे उन्हें 1956 में पार्लियामेंट्री सिस्टम था। फिर 1962 का जो आइन था उसमें प्रेसिडेंशियल प्रेसिडेंशियल सिस्टम था, प्रेसिडेंट के पास पावर्स थी। और फिर 1973 का जो आइन आया उसके अंदर फिर क्या हुआ, अगेन पार्लियामेंट्री सिस्टम आया। तो एक ही हमारा सिद्धांती प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आई है आइन के अंदर। वो कौन सा आइन था? हमारा 1962 जो सा 1962 का आइन था जी। ये सबके आर्टिकल्स आपने याद रख लेने हैं। आर्टिकल्स, पार्ट्स और शेड्यूल। पार्टिकल पार्ट्स उसके चैप्टर्स होते हैं, पार्ट्स की जगह चैप्टर भी लिखा होता है। और शेड्यूल जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है वो शेड्यूल्स के अंदर होती है। तो 1956 के अंदर 234 आर्टिकल थे, 13 उसके हिस्से थे और 6 शेड्यूल थे। फिर 1962 का आइन जो कि आपका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, उसमें 250 आपके आर्टिकल थे, 12 उसके हिस्से थे और 3 शेड्यूल थे। फिर 1973 का जो आइन आया उसमें दो, जो अभी भी आपका चल रहा है, उसमें 280 आर्टिकल हैं। कितने आर्टिकल हैं? 1973 के आइन के अंदर उसमें आपके 280 आर्टिकल हैं, 12 उसके हिस्से हैं। और उसमें क्या है, 7 शेड्यूल थे का क्या मतलब? जब आपकी 7 शेड्यूल थे उसके, लेकिन जब 18वीं तरमीम आई तो 18वीं तरमीम के बाद अब 2 शेड्यूल कम हो गए हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन कम हो गई है, तो अब आपके 5 शेड्यूल रह गए हैं। अब मौजूदा दौर में अगर आपसे पूछा जाएगा तो अब शेड्यूल कितने हैं? 5 हैं। लेकिन जब 1973 का आइन आया था तब उसके शेड्यूल कितने थे? 1973 के 7 थे। तो 18वीं तरमीम हम आगे अभी तरमीम भी देखेंगे तो उसके अंदर जो सा है ये 2 शेड्यूल को कम कर दिया गया था। व्हाट वाज द नेचर ऑफ स्टेट रिलीजन इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन? तो 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसके अंदर कोई भी स्टेट रिलीजन पाकिस्तान का डिफाइन नहीं था। 1956 के अंदर भी पाकिस्तान का स्टेट रिलीजन डिफाइन नहीं था। और 1962 के अंदर शुरू में तो पाकिस्तान का नाम ही रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान था, इस्लामिक साथ से हटा दिया गया था। ठीक हो गया, तो नॉट डिफाइंड था। पाकिस्तान को, इस्लामिक रिपब्लिक को, पाकिस्तान का स्टेट रिलीजन, पाकिस्तान का स्टेट का एक मजहब क्या होगा, वो पहली दफा 1973 के आयन के अंदर ये डिफाइन किया गया था कि इस्लाम होगा। ठीक हो गया। व्हेन 1962 कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमलगेट, तो प्रोमलगेट कब हुई थी जी आपकी 1956 की कॉन्स्टिट्यूशन? तो 1 मार्च 1962। 1 मार्च 1962 को जो सा है इसके ऊपर सारे दस्तखत, इसकी सारी चीजें ओके हो गई। असेंबली उस टाइम पे जो आपके क्या कहते हैं, जो सिस्टम था उस टाइम पे, असेंबली जो चल रही थी और उस मतलब जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसने इसको जो सा है वो क्या कर दिया, ओके कर दिया। उसके बाद इसको इन्फोर्समेंट की डेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो याद रखनी है, 8 जून। ठीक है, पहली जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी आपकी क्या है जी, उसकी आपकी 23 मार्च है। और 1962 की जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था जिसके अंदर, तो वो कब इन्फोर्स की गई है जी? वो आपकी 8 जून, वो आपकी जी, वो आपकी 8 जून 1962 को जो, सॉरी हाँ, 8 जून 1962 को इन्फोर्स की गई थी। प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पास्ड बाय द असेंबली। अच्छा, प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात हो रही है तो क्या है, 1973 का आइन चल रहा है। अब हमारे पास कौन सा आइन चल रहा है? 1973 का आइन जो सा है वो चल रहा है। तो 1973 के आइन के बारे में आप लोगों ने 2-3 चीजें जो सी हैं वो याद रख लेनी है कि इसके ऊपर काम जो सा है ना 1972 के अंदर शुरू हो गया था। 1972
टू के अंदर जो सा है वो काम इसके ऊपर शुरू हो गया था। महमूद कसूरी थे, उनकी सरबराही में 25 रुकनी कमेटी बनी थी। ठीक है, महमूद कसूरी की सरबराही में 19 इसकी बल्कि डेट भी लिख लो, 17 अप्रैल 17 अप्रैल, ठीक है, 17 अप्रैल 1972 को एक कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी बनती है 25 मेंबर की, जिसको हेड कर रहे थे महमूद कसूरी। ठीक है, तो उन्होंने फिर अपनी रिपोर्ट वगैरह सबमिट की दिसंबर 1972 के अंदर। तो उसके बाद जो सा है हमारे पास एक आइन बनता है। इस आइन को जो सा है जो कौमी असम्बली ने पास किया, वो कब पास किया? वो 10 अप्रैल 1973, यहाँ असम्बली लिखा हुआ है ना, तो 10 अप्रैल 1973 को जो सा है वो आपकी ये क्या कहते हैं, जो 1973 का आइन था वो असम्बली से यूनानिमसली सब ने उसको मंजूर कर लिया। और इसके 2 दिन बाद 12 अप्रैल को, उस टाइम पे जुल्फिकार अली भुट्टो साहब इसके क्या थे, प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, उन्होंने साइन कर दिया। लेकिन इसको इन्फोर्स कब किया गया? इसको इन्फोर्स किया गया 14 अगस्त 1973 को इन्फोर्स किया गया, जो बी पे लिखा हुआ है। पास्ड ऑन 11 अप्रैल, सॉरी 10 अप्रैल को कौमी असम्बली ने पास किया। लेकिन हमारी जो 1973 का आइन है उसको इन्फोर्स कब किया गया? उसको इन्फोर्स किया गया जी हमारे पास, इन्फोर्स जो सा है वो हमारे पास कब किया गया? 14 अगस्त 1973 को इन्फोर्स किया गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसी दिन जब ये इन्फोर्स हो गया, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी इसके अंदर, तो 14 अगस्त को जो सा है जब ये इन्फोर्स हो गया, तो भुट्टो साहब प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने फिर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर हल्फ उठा लिया कि अब जो सा है प्रेसिडेंट के पास पावर्स नहीं थी, तो वो फिर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, 9वें प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। अच्छा जी, आर्टिकल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन 280 है, सीधी सी बात है, 280 ना किसी को याद हो सकते हैं, हमने इंपॉर्टेंट याद करने हैं, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने होंगे वो हम आज कवर करने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल 2 क्या कहता है जी? आर्टिकल 2 कहता है इस्लाम जो होता है वो स्टेट रिलीजन है। ठीक है, आर्टिकल 2 क्या कहता है? इस्लाम आपका स्टेट रिलीजन होगा। इसी तरह जो पाकिस्तान की टेरिटरीज जो सी है, कहाँ कहाँ से पाकिस्तान की टेरिटरीज हैं, वो आर्टिकल 1 डिफाइन करता है। और डिग्निटी ऑफ अ मैन, डिग्निटी ऑफ मैन, ये आपके पास जो से हैं कुछ आर्टिकल हैं, उनको कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो आर्टिकल 7 से शुरू हो जाते हैं, आर्टिकल 7 से लेकर 40 तक ये फंडामेंटल राइट्स चलते हैं, आपके बुनियादी हकूक। ठीक है, बुनियादी हकूक के जो वो आर्टिकल्स हैं, वो आर्टिकल 7 से शुरू हो जाते हैं और 40 तक जाते हैं। इनमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को जो सा है वो बताऊंगा। तो एक इंसान की डिग्निटी ऑफ अ मैन, ठीक है, इसके ऊपर जो सा है, हाँ बिल्कुल, वो जब कोई अरेस्ट होता है ना, जब कोई अरेस्ट होता है, बिल्कुल, जब कोई अरेस्ट होता है या जब किसी के साथ कोई गैर इंसानी सलूक किया जाता है, तो उसके लिए फिर अदालत के अंदर वो ये दरख्वास्त लेकर जाते हैं आर्टिकल 14 के तहत कि मेरी डिग्निटी जो सी है, मेरी इज्जत जो सी है वो क्या है। ठीक है, 2A। अच्छा जी, आर्टिकल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बड़ा ये इंपॉर्टेंट है। वो सेकंड अमेंडमेंट थी, वो सेकंड अमेंडमेंट है। 2A आर्टिकल नहीं, आर्टिकल डिफरेंट है, तरमीम डिफरेंट है, तरमीम अभी आगे देखेंगे। आर्टिकल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 6, हाई ट्रियन, जो भी आपका आइन तोड़ेगा उसके ऊपर क्या है? उसके ऊपर संगीन गद्दारी का मुकदमा चलेगा। तो हाई ट्रियन, ठीक है, जो कि मुशर्रफ साहब के ऊपर चला था। तो आर्टिकल 6 जो सा है वो हाई ट्रियन, संगीन गद्दारी जो सा है उसके रिलेटेड, उसको जो सा है ये डील करता है। ये आर्टिकल 5 का आप लोगों को अब पता होना चाहिए। ये आर्टिकल 5 कहाँ यूज हुआ था? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो सी है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो सी है, उसके ऊपर जब वोटिंग हो रही थी, तो जब उसको खत्म किया गया, तो उसको उसको किस किस आर्टिकल की बुनियाद बना के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को खत्म किया गया था? आर्टिकल 5, आर्टिकल 5 लॉयल्टी ऑफ द टू द स्टेट। ठीक हो गया, लॉयल्टी टू द स्टेट। इसी तरह आर्टिकल 10 बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके ट्रायल्स के रिलेटेड है। ठीक है, तो 10A जो सा है वो राइट टू फ्री ट्रायल देता है, कि अगर कोई भी बंदा है, उसने अगर किसी का कत्ल भी कर दिया है, तो जिसने कत्ल किया है उसके पास भी राइट टू फ्री ट्रायल है, कि वो अपने आप को, उसको वकील मिलेगा, और वो जो सा है वो आपका क्या करेगा, वो जो सा है अपने आप को क्या कहते हैं, ट्रायल के लिए पेश करेगा, वो अपने आप मुकदमा लड़ेगा। तो आर्टिकल 10A जो सा है ये राइट टू फ्री ट्रायल के बारे में ये बात करता है। आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन, सिक्योरिटी ऑफ द पर्सन। जब हम कहते हैं कि यार हमारी चोरी हो गई या हमारा कोई मसला हो गया, तो हम कहते हैं कि भाई हम टैक्स देते हैं, सिक्योरिटी ऑफ द पर्सन, हमारी सिक्योरिटी रियासत की जिम्मेदारी है, हमने रियासत के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि हम ये चीजें मांगे रियासत को देंगे, और रियासत हमें जो सा उसके बदले में ये हक हमें देगी, जिसमें हमारे पास राइट टू फ्रीडम है, राइट टू सिक्योरिटी है, राइट टू मूवमेंट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, डिग्निटी है हमारी, ये सारी चीज़ों की प्रोटेक्शन हमारी रियासत की जिम्मेदारी है। तो ये सारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि हम हुकूमत से या अपनी रियासत से मांगते हैं, और उसके बदले उसको डिफरेंट चीज़ें वो हमें बताती है कि ये रूल आपने फॉलो करने हैं, और उसके बदले में आपको ये चीज़ें हम देंगे, और ये आपका और हमारे दरमियान एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है।
तो सिक्योरिटी ऑफ द पर्सन आर्टिकल 9 डील करता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, कि मुझे जौन सा है ये ना हो कि मुझे जौन सा है कि बगैर किसी वजह के मुझे घर के अंदर कैद कर दिया जाए, ठीक है, मुझे घर से बाहर ना निकलने दिया जाए। तो मेरे पास मूवमेंट की आज़ादी है कि मैं पाकिस्तान के किसी भी कोने के अंदर जौन सा है वो मूव कर सकता हूँ। फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ असेंबली का क्या मतलब है, मैं कहीं भी अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर सकता हूँ। मैं 10 15 बंदे, 20 बंदे, 25 बंदे, मुझे कोई इकट्ठे करने हैं, मुझे कोई जलसा जुलूस करना है, तो वो जो सा है फ्रीडम ऑफ असेंबली जो सा आर्टिकल 16 मुझे ये फ्रीडम जो सा है वो देता है। अच्छा जी, आर्टिकल 10A राइट टू फ्री ट्रायल, ये हमने पहले देख लिया है कि आर्टिकल 10A किसको डील करता है, राइट टू फेयर ट्रायल, ठीक है, फेयर ट्रायल को जो सा है वो डील करता है ये सबको। आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 15 हमने ऊपर देखा है ना, ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ठीक है। आर्टिकल 15 जो सा है ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के हवाले से है, और ये असेंबली और एसोसिएशन। अब ये चाहिए, बस बताऊंगा। फ्रीडम टू असेंबली, अच्छा असेंबली का मैंने बताया। एसोसिएशन क्या है, एसोसिएशन के अंदर ये जो आपकी वर्कर यूनियंस होते हैं, आप जैसे किसी जगह पे काम कर रहे हैं, वहां आपकी यूनियंस होती हैं, आपने डिफरेंट कोई ग्रुप्स बनाना है, आपने स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट यूनियंस बनानी है, तो ये जौन सा है आपकी मजदूरों की यूनियंस होती हैं। ये आपको एसोसिएशन कोई पार्टीज आप बनाना चाहो तो वो आर्टिकल 17 आपको ये इजाजत देता है। और आर्टिकल 18 भी देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल देख लेना इसको। आर्टिकल 19 बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 19 जो सा है फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है आपको। आर्टिकल 19 जो सा है वो आपको इजहार राय की आज़ादी देता है कि आपके मुंह में जो भी बात आए आप उसको बोल सकते हो, लेकिन इसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं, तो वो जो सा है वो आप देख सकते हो कि आप जो सा है रिलीजन के रिलेटेड या आर्मी के वो क्या कहते हैं आपके जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके रिलेटेड जो सा है वो ज्यादातर बातें नहीं करोगे। तो आर्टिकल फ्रीडम ऑफ स्पीच जो सी है ये आर्टिकल 19 आपका डिफाइन करता है। लेकिन एक और आर्टिकल है आर्टिकल 19A, आर्टिकल 19A, आर्टिकल 19A जो सा ये राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन ये जर्नलिस्ट के लिए मोस्टली कानून है कि आपको किसी भी डिपार्टमेंट के, लेट्स सपोज जर्नलिस्ट नहीं आम शहरी के लिए भी, लेट्स सपोज आप जाते हो एफबीआर के अंदर, आप राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत जो सा है कहते हो कि राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन बना हुआ है बेसिकली, आप उस कमीशन के पास जाते हो, आप कहते हो कि मुझे जो सा है ये फलाना बंदा है, ये पब्लिक ऑफिस होल्डर है, मुझे इसकी 10 साल की टैक्स की डिटेल्स चाहिए। तो एफबीआर जो सा है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19A इसके तहत आपको इन्फॉर्मेशन देने का पाबंद है। तो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन जो सा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास, कि आपने किसी भी डिपार्टमेंट के रिलेटेड पब्लिक ऑफिस होल्डर की इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप लीगली जो सा है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को यूज करोगे, जो कि आर्टिकल 19A के तहत आपको ये मिलता है। आर्टिकल 25 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे आर्टिकल बड़े इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 25 जो सा है ये कहता है इक्वल, सारे सिटीजन इक्वल हैं, उनका जो भी उनका रिलीजन है, उनका जो भी जो सा है वो सेक्स है, वो आपके जितने क्या कहते हैं शहरी हैं कानून की नज़र के अंदर, रियासत की नज़र के अंदर वो इक्वल हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आर्टिकल 20 बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना रिलीजन जो सा है उसको प्रोफेस, उसका इजहार करने की, ठीक है, आपको अपना मंदिर बनाने की, आपको मस्जिद बनाने की, आपको अपने मजहबी लिबास पहनने की, हर चीज़ करने की इजाज़त आर्टिकल 20 देता है कि आपका जो भी रिलीजन है आप उसके तहत जो सा है अपने रिलीजन को क्या कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, प्रोफेस कर सकते हो। और उसके बाद ये राइट टू एजुकेशन, ये अभी लेबर का जो पेपर हुआ था उसके अंदर राइट टू एजुकेशन वाला सवाल जो सा है वो पूछा गया था। राइट टू राइट राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन जो सा है आपका, राइट टू एजुकेशन, इसमें दोनों तरह से सवाल पूछे जाते हैं। एक तो राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 25 ए देता है, आर्टिकल 25 क्या कहता है कि सारे शहरी बराबर हैं। फिर आर्टिकल 25 ए के अंदर जो सा है वो आपको क्या कहा जाता है कि 5 से लेकर 16 साल तक की जो एजुकेशन है वो आपकी हुकूमत जो सी है वो मुफ्त बर्दाश्त करेगी। 5 से 16 साल तक के जो बच्चे हैं या बच्चियां हैं उनकी जो एजुकेशन है वो हुकूमत बर्दाश्त करेगी, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25 ए आपको मुफ्त की तालीम जो सी है वो मिलेगी, ठीक हो गया। तो ये आप लोगों ने इसको भी याद रख लेना है। फिर आर्टिकल 36 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 36 आपका ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो आपका माइनॉरिटीज के हवाले से डील करता है। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, पाकिस्तान के अंदर 11 अगस्त जो सा है वो माइनॉरिटी डे के तौर पर मनाया जाता है, आप लोगों को पता होगा, है ना। डेज के अंदर आपने देखा होगा कि 11 अगस्त जो है वो पाकिस्तान में क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज के तौर पे जो सा है वो मनाया जाता है। तो आर्टिकल 36 जो सा है वो पाकिस्तान में प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज की बात करता है।
उसके बाद जो सा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लास्ट में मैंने बताया था ना आप लोगों को ऑर्डिनेंस के बारे में, दो सवाल याद रखने हैं ऑर्डिनेंस के बारे में आप लोगों ने। एक तो कौन से आर्टिकल के तहत जो सा है वो ऑर्डिनेंस जारी करता है प्रेसिडेंट, आर्टिकल 89 के तहत जारी करता है। और कितने दिन तक आपका जो ऑर्डिनेंस है वो वैलिड होता है, वो वैलिड होता है जी 120 दिन तक, ये 4 महीने बनते हैं, 120 दिन, ठीक हो गया। तो 4 महीने तक ऑर्डिनेंस। और ऑर्डिनेंस कब जारी किया जाता है, अगर आप आर्टिकल 89 को पढ़ो तो आर्टिकल 89 कहता है कि ऑर्डिनेंस जारी किया जा सकता है जब कौमी असेंबली का सेशन ना चल रहा हो, या कोई मजबूरी हो, या इमरजेंसी हो, या कोई मसला हो, तो सदर के पास ये पावर है, ऑन द एडवाइस ऑफ क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर, के वो क्या करता है, उसको कहा जाता है और वो ऑर्डिनेंस जारी कर देता है। फिर 120 दिन के बाद जो सा है उस ऑर्डिनेंस को फिर हुकूमत कौमी असेंबली से मंजूरी लेनी पड़ती है कि भाईजान हमने ये ऑर्डिनेंस पास किया था, क्योंकि उस टाइम पे मसला था, अब जो सा है ये कौमी असेंबली पास कर दे, ताकि विल ऑफ द पीपल जो सी है वो क्या हो जाए, वो जस्टिफाई हो जाए। तो ये आर्टिकल 89 ऑर्डिनेंस जो सा है ये हमेशा प्रेसिडेंट पास करता है, और इसके 120 दिन आप लोगों ने याद रख लेने हैं। आर्टिकल 58(1), आर्टिकल 58(1) जो सा है ना, याद रख लो। आर्टिकल 58(1) ये आपके प्रेसिडेंट के रिलेटेड है, जो कि असेंबली डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन याद रखो, प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व नेशनल असेंबली अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 58(1) बट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। पहले होता था आर्टिकल 58(2) होता था, इसके अंदर एक 2 होता था, 58(2) जिसको कहते थे। उसमें प्रेसिडेंट को जब भी किसी भी प्राइम मिनिस्टर की शक्ल पसंद नहीं आती थी तो वो उसको घर भेज देता था, असेंबली डिसॉल्व कर देता था। लेकिन फिर जौन सा है आपके पास, पहले इसको खत्म किया गया, आपकी जौन सी है वो क्या कहते हैं उसको, 13th अमेंडमेंट के थ्रू। उसके बाद जो सा है फिर बाद में अभी अमेंडमेंट्स आगे आएंगी तो उसमें दोबारा ये आएगी चीजें। फिर जब 18वीं तरमीम आई तो फिर इसको मुकम्मल तौर पे फिर खत्म कर दिया गया 58(2) को। तो अब आर्टिकल 58(1) है, जिसके तहत प्रेसिडेंट जो सा है वो कौमी असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन अगर उसके प्राइम मिनिस्टर जो सा है वो एडवाइस करेगा तो बी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी करेक्ट हो जाएगी। आर्टिकल 62 और 63, तो ये आप लोगों को पता है कि क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन के रिलेटेड है जी आपका। आर्टिकल जो सा है 62 जो सा है वो बताता है कि कौन कौन सा इंसान एक पब्लिक ऑफिस होल्डर के लिए जो सा है वो क्वालिफाई करता है कि नहीं, जिसमें सादिक व अमीन की शर्त भी है, और डिफरेंट है कि उसका करेक्टर क्या होना चाहिए, क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है। और ये आर्टिकल 62 63 जो सा है ये जियाउल हक साहब जो से उन्होंने ये अपने आइन के अंदर, हमारे आइन के अंदर शामिल किया, तो आर्टिकल 62 63। तो आर्टिकल 62 जो सा है ये क्वालिफिकेशन के रिलेटेड बात करता है, और अगर वो क्वालिफिकेशन नहीं होंगी तो फिर आर्टिकल 63 के तहत वो बंदे को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 63 के तहत आपको पता है, आर्टिकल 63 के तहत नवाज शरीफ साहब भी नाअहल हैं। आर्टिकल 63 के तहत ही इमरान खान साहब को जो सा अभी डी सीट किया गया था। जहांगीर तरीन साहब जो से हैं उनको भी आर्टिकल 63 जो है उनके ऊपर यूज किया गया था। तो ये आर्टिकल 62 क्वालिफिकेशन के रिलेटेड चीजें बताता है, और आर्टिकल 63 जो सा है वो किसी भी जो आपके असेंबली के मेंबर हैं उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के रिलेटेड चीजें आप लोगों को बताता है। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द, ये हमने देख लिया 89 ऑर्डिनेंस के हवाले से 120 दिन के लिए प्रेसिडेंट इशू करता है जी 89 आर्टिकल के तहत। आर्टिकल 95 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हमने अप्रैल के अंदर के करंट अफेयर्स में भी देखा था, जून में भी देखा था, डिफरेंट जगहों पर अब हम इसको बार बार देखते रहे हैं। आर्टिकल 95, तो आर्टिकल 95 जो ए है ना, आर्टिकल 95 दोनों जो सा है बोथ ए एंड बी। आर्टिकल 95 जो ए है आपका, ये आपका क्या करता है, आर्टिकल 95 ये आपका नो कॉन्फिडेंस के हवाले से है, ठीक है। फिर उसके बाद एक है कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस का वोट जो सा है वो प्राइम मिनिस्टर खुद लेता है, याद रख लो। जो कॉन्फिडेंस का वोट होता है, जो कि इमरान खान साहब ने लिया था 6 मार्च 2021 को, ये डेट याद रखनी है, ये आपसे पूछी जा चुकी है पहले भी, कि इमरान खान साहब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का वोट लिया था 6 मार्च। तब उस टाइम पे सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे और यूसुफ रजा गिलानी जीत गए थे, तो खान साहब ने जो सा है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया था। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस प्राइम मिनिस्टर खुद लेता है, अपने उसकी मर्जी होती है कि वो चेक करे कि मेरे मेंबर्स को मेरे ऊपर एतमाद है कि नहीं। लेकिन जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है, VONC, वो जो सा है वो पोजीशन प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ लेके आती है, ठीक है। तो वो आप लोगों को पता है 9 अप्रैल को जो सा है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर फाइनल वोटिंग हुई थी, और फिर खान साहब को घर जाना पड़ा था, और फिर शहबाज शरीफ साहब जो से हैं वो क्या हैं, उन्होंने पाकिस्तान के 23वें वजीर आजम के तौर पर हल्फ उठा लिया था। तो आर्टिकल 95 अगर हम देखें पिछले साल डेढ़ के अंदर, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के हवाले और वन पेपर के हवाले से बहुत ज्यादा। आर्टिकल 140 लोकल गवर्नमेंट्स के हवाले से डील करता है जी। आर्टिकल 140 ये जो आपकी लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, जिनको बल्दियाती निज़ाम भी कहा जाता है, जिसमें आपके चेयरमैन कौंसल यूनियन काउंसिल वगैरह ये सारी चीजें आपके काउंसलर्स वगैरह आ जाते हैं, तो लोकल गवर्नमेंट जो सा है उसको डील करता है आर्टिकल 140।
ठीक है। अच्छा, ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का आर्टिकल भी याद रखना है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के बारे में हल्का फुल्का आपको आइडिया होगा कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, बल्कि ये नीचे है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो सी है ना, ये आर्टिकल 153 के तहत बनती है। आर्टिकल 153 के तहत ये बनती है। इसके अंदर 8 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली इसका मकसद क्या होता है, सूबों के दरमियान जो मसले मसाइल हैं उनको हल करना। मतलब पानी की डिस्ट्रीब्यूशन है, वसाइल की डिस्ट्रीब्यूशन है, गंदम जो सी है किस सूबे से कहाँ किस तरह जानी है, मतलब जो सूबों के आपस के मामलात हैं उनको हल करने के लिए एक आईनी बॉडी बनाई गई है। उसका क्या नाम है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। इसके 8 मेंबर्स होते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो से हैं वो इसको हेड करते हैं। चारों चीफ मिनिस्टर होते हैं और 3 जो से हैं फेडरल मिनिस्टर होते हैं। मोस्टली जैसे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इसमें बैठ जाएगा, मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग इसमें होगा, या कोई और जैसे कोई नहरी पानी का, वो डिफरेंट डिपेंड करता है कि किसके हवाले से है। और आइन के अंदर लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर एक मीटिंग इसकी होनी लाजमी है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की, ताकि अगर सूबों के कोई तहफुजात हैं तो वो यहाँ आके डिस्कस करें। तो 90 दिन के अंदर मिनिमम एक मीटिंग काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की होनी जो सा है वो लाजमी है। तो ये आप लोगों ने इसको भी देख लेना है। एनएफसी, नेशनल फाइनेंस कमीशन, ठीक है। नेशनल फाइनेंस कमीशन जो सा है ये आपका सूबों के दरमियान जो मामलात हैं आपके क्या कहते हैं फाइनेंस के, ठीक है। 18वीं तरमीम के बाद सूबों को इतना हिस्सा जाना है, पैसे जो टैक्स कलेक्शन होती है सूबों के पास इतना जाना है, और जैसे और क्या कहते हैं विफाक के पास इतना जाना है। तो आर्टिकल 160 एनएफसी, एनएफसी जो फाइनेंस नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड है, और इसको हेड कौन करता है, इसको आपका फाइनेंस मिनिस्टर जो सा है वो हेड करता है एनएफसी को, ठीक है। और एनएफसी जो सा है ये आर्टिकल 160 के तहत जो सा है ये नेशनल फाइनेंस कमीशन जो सा है ये बनाया जाता है। और इसको जो सा है ये सूबों के दरमियान फाइनेंस के मामला जो टैक्स कलेक्शन होती है, कि लेट्स सपोज 100 रुपया इकट्ठा हो गया है, तो पंजाब को कितना मिलना है, सिंध को कितना मिलना है, केपी को कितना मिलना है, बलोचिस्तान को कितना मिलना है, तो ये एनएफसी के तहत जो सा है वो ये तय होता है। सो मोटो ज्यूरिस्डिक्शन, सो मोटो क्या होता है जी, अज खुद नोटिस, ठीक है। नोटिस जो कल आपका आपने कल देखा होगा, कल क्या तारीख थी, कल थी 23 फेब, ठीक है। तो कल जो सा है वो आपने देखा होगा एक सो मोटो नोटिस लिया गया है, 9 रुकनी बेंच बैठा है कि पंजाब के अंदर जो सा है 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। ये 90 दिन से मैं दोबारा ये चीज बता देता हूँ आप लोगों को कि जब भी असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करती हैं तो 60 दिन के अंदर इलेक्शन होने होते हैं। और जब भी असम्बली को तोड़ा जाता है ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर, जब भी असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करने से पहले टूट जाती हैं तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होते हैं, ठीक है। ये सवाल मैं पहले भी बता चुका हूं, तो ये दोबारा बताना है ताकि आप लोगों को याद रहे। तो जो सो मोटो ज्यूरिस्डिक्शन है, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सिर्फ जो सा है वो अज खुद नोटिस ले सकता है आर्टिकल 184(3) के तहत। जो पब्लिक इंटरेस्ट की चीजें होती हैं जिसमें लोगों को मसले मसाइल होते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो कि इस टाइम पे उमर अता बंदयाल साहब हैं, वो क्या ले सकते हैं, अज खुद नोटिस जो सा है वो ले सकते हैं। इसके अलावा ये जो आर्टिकल 204 है ये भी इंपॉर्टेंट है। ये मैंने यहाँ लिखा नहीं हुआ, लेकिन इसको मैं लिख देता हूँ ताकि साथ जो है आप लोग भी इसको देख लेना। ये होता है आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का क्या मतलब होता है जी, असेंबलीज हो सकती हैं बहाल, बिल्कुल हो सकती हैं असेंबलीज, और हो जाएंगी। अच्छा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, तौहीन अदालत, ठीक है। तौहीन अदालत, तो तौहीन नहीं करते होते अदालतों की, जो मर्जी वो करें। तो आर्टिकल 204 जो सा है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से, तौहीन अदालत के हवाले से जो सा है वो डील करता है। और बिल्कुल हाँ, ये देखा ये यूसुफ रजा गिलानी साहब जो से हैं, यूसुफ रजा गिलानी को जो सा है क्या कहते हैं 204 इसी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से जो सा डिस्क्वालीफाई किया गया था यूसुफ रजा गिलानी को। विच आर्टिकल एक्सप्लेन्स फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो आर्टिकल 235 जो सा है ये इमरजेंसी फाइनेंशियल, अगर आपके हालात इतने खराब हो जाएं, आपका मुल्क जो सा है वो डिफॉल्ट की तरफ जा रहा हो, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है जिसमें आपकी इंपोर्ट्स को रोका जाता है, इंपोर्ट्स को रोका जाता है, लोगों के डिफरेंट जो बिजनेस हैं उनके ऊपर जो सा डिफरेंट वो पाबंदियां वगैरह लगती हैं। तो आर्टिकल 235 और फाइनेंशियल इमरजेंसी ये भी पीएम की एडवाइस के ऊपर होता है, बिल्कुल। ये जो सी है इमरजेंसी जो भी लगेगी वो जो सा है एक तो पीएम की एडवाइस, पीएम की एडवाइस भी नहीं बल्कि जब कौमी असम्बली जो सी हैं, जो असेंबलीज हैं वो जब एडवाइस करेंगी, वो एक करारदाद पास करेंगी या वो फील करेंगी। याद रख लो एक चीज कि 18वीं तरमीम के बाद प्रेसिडेंट जो सा है वो रबर स्टैंप है, प्रेसिडेंट और गवर्नर रबर स्टैंप है, वो कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। उनको एडवाइस मिलेगी या नेशनल असेंबली कुछ कहेगी या प्रोविंशियल असेंबलीज गवर्नर को कहेंगी, उसके अलावा उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। वो समरीज को रोक सकते हैं, लेकिन एट द एंड जो सा है वो क्या है, हर चीज अप्रूव होनी होती है। विच आर्टिकल एक्सप्लेन द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जी 5 साल के लिए तैनात होता है आर्टिकल 213 के तहत। और ये सवाल जो सा असिस्टेंट के पेपर में पूछा गया था, उस टाइम जब मैंने करवाया था मैं कहता था
कि इसको कर लो। सीक्रेट बैलेट के हवाले से जो सा है वो सेनेट का इलेक्शन हुआ था, तो सीक्रेट बैलेट के तहत जो सा है वो आइन आपका कहता है 226 का आर्टिकल 226 जो सा है वो ये कहता है कि तमाम इलेक्शन जो से हैं, तमाम इलेक्शन जो से हैं वो कौमी असम्बली का हो, नेशनल असम्बली के जो इलेक्शन हो रहे होते हैं सीक्रेट बैलेट के तहत होंगे, सिवाय कौन कौन से इलेक्शन जो से हैं वो सीक्रेट बैलेट के तहत नहीं हो सकते, एक्सेप्ट प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन और चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन। ठीक हो गया। एक्सेप्ट सारे जो से आपके इलेक्शन हैं वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू होंगे, कि कोई भी बंदा मैंने किसको वोट दिया है ना ए को पता है ना बी को पता है, बजाय सिर्फ कौन से इलेक्शन सीक्रेसी के बगैर होंगे, वो है प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन और चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन, जिसमें शो ऑफ हैंड होता है, जिसमें आपने हैंड को ऊपर करके बताना होता है कि हाँ जी मैं ए को वोट दे रहा हूँ और मैं बी को वोट दे रहा हूँ। ठीक है। चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के अलावा सारे जो इलेक्शंस होते हैं वो आपके सीक्रेट बैलेट के थ्रू होते हैं, और ये आर्टिकल 226 जो होता है वो इस चीज को डिफाइन करता है। अच्छा जी, ये दोनों दो तीन चार दफा ये सवाल पूछा जाता है। पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, ठीक है, आर्टिकल 251 इसको डील करता है। और आर्टिकल 257 जो सा है ये कश्मीर के रिलेटेड है। आर्टिकल 257 जो सा है ये आपका क्या है, ये आपका कश्मीर के रिलेटेड है, कि अगर जब कश्मीर के अंदर प्लेबिसाइट हो जाएगा और कश्मीरी लोग ये कहेंगे कि हमने पाकिस्तान के साथ जाना है, तो फिर पाकिस्तान का कश्मीर के साथ क्या रिलेशन होगा, वो ये आर्टिकल जो सा है बताता है। आर्टिकल 257 ये कश्मीर के रिलेटेड है। ठीक हो गया। अच्छा जी, 25। उसके बाद आगे अमेंडमेंट्स हैं हमारे पास। टोटल टोटल अभी तक आपकी 26 तरमीम जो सी हैं हो चुकी हैं। टोटल अभी तक आपकी 26 तरमीम हुई हैं, जिनमें से 23 आपकी पास हुई हैं, और तीन जो सी हैं वो किसी एक हाउस ने पास कर दी थी और दूसरे हाउस से पास नहीं हो सकी थी, तो इसलिए तीन जो सी हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो चुकी। लेकिन टोटल कितनी है जी, 26 ही आपने याद रखनी है। तो सबसे पहली जो आपकी तरमीम होती है वो आपकी 1974 में होती है। 1974 में अगर आप याद करो तो मैंने आप लोगों को बताया था कि 1974 के अंदर पाकिस्तान जो सा है उसके हवाले से अगर हम बात करें, तो 1974 के अंदर पाकिस्तान में एक ओआईसी कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, लाहौर के अंदर। और मैंने आप लोगों को बताया था कि पाकिस्तान ने उसके अंदर क्या किया था, बांग्लादेश को तस्लीम कर लिया था। तो जब बांग्लादेश को पाकिस्तान ने तस्लीम कर लिया, तो उसमें क्या हुआ, फिर पाकिस्तान को अपनी टेरिटरीज रीडिफाइन करनी थी। तो पाकिस्तान की जो पहली आइन में तरमीम हुई वो 1974 के अंदर हुई। उसमें पाकिस्तान ने अपनी टेरिटरीज को रीडिफाइन किया, क्योंकि अब वेस्ट पाकिस्तान जो सा है वो क्या है, वो उसको फिर बीच में से अपने नक्शे में से निकालना था। तो वो पाकिस्तान ने पहली तरमीम करके बिल्कुल उसको क्या कर लिया, उसको अलहदा वो बता दिया। हाँ, ये मैं आगे बताता हूँ कि जो 9वीं तरमीम है और 11वीं तरमीम और 15वीं तरमीम, ये तीन तरमीम जो सी हैं वो पास नहीं हुई थी। अहमदीज वर डिक्लेयर्ड नॉन मुस्लिम, तो ये सेकंड तरमीम के तहत, ठीक है, 7 सितंबर 1974 को जो सा अहमदीज को जो से हैं उनको क्या कर दिया, नॉन मुस्लिम जो सा है वो डिक्लेयर किया गया। अंडर विच अमेंडमेंट, सेकंड दूसरी तरमीम के तहत उनको जो सा है वो नॉन मुस्लिम जो सा है वो डिक्लेयर किया गया था। तो ये जो सा आप लोगों ने याद रखना है। बेसिकली जो दूसरी तरमीम थी इसके अंदर मुसलमान की डेफिनेशन बताई गई थी कि मुसलमान जो सा है वो क्या होता है। ठीक है, तो आर्टिकल सेकंड अमेंडमेंट के तहत मुसलमान की तारीफ की गई। जब मुसलमान की तारीफ की गई तो अहमदीस जो से हैं वो उससे एक्सक्लूड हो गए। वो क्या हो गए, एक्सक्लूड हो गए। फिर बाकी जो है वो 1984 के अंदर एक ऑर्डिनेंस आया था जिया साहब, और उसके तहत जो है बिल्कुल ही इनको जो है वो इस्लाम के दायरे से निकाल दिया गया। जियाउल हक गॉड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। जियाउल हक साहब जो से हैं, अब जियाउल हक साहब जो से जब आते हैं ना हमारे पास, इसके बाद और भी आपकी तरमीम है। तीसरी तरमीम आती है, चौथी आती है, पांचवी आती है और छठी आती है। वो हमारे, और सातवीं ये हमारे पास इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे जो 7 तक है ना तरमीम, ये ऐसा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये इतनी उस तरह से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आर्टिकल जो आपकी तरमीम हुई थी पहली और दूसरी, उसके बाद 8वीं तरमीम इंपॉर्टेंट है। ये 8वीं तरमीम के तहत जब जियाउल हक साहब आए, तो जियाउल हक साहब ने फिर 8वीं तरमीम की। अब 8वीं तरमीम की जरूरत क्यों पेश आई, क्योंकि जियाउल हक 1977 में आया, आइन तोड़ के आया ना। तो उसको अगर वो तरामीम ना करता, वो अपने आप को प्रोटेक्शन ना देता, असम्बली से प्रोटेक्शन ना लेता, तो जियाउल हक साहब के खिलाफ तो बाद में ट्रायल हो जाना था, जैसे मुशर्रफ साहब के खिलाफ हुआ ट्रायल। तो जियाउल हक साहब ने क्या किया, वो एक 8वीं तरमीम लेके आए। उस 8वीं तरमीम के अंदर उन्होंने बड़ी सारी हरकतें की। एक तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि मैंने जितने आज तक काम किए थे 1977 में आयन को तोड़ने से लेकर अब तक, उन सबको जो सा है मैं क्या है प्रोटेक्शन मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन के, हमने माफ किया। एक तो उसको वो मिल गई। उसके अलावा ये वही तरमीम थी 8वीं तरमीम जिसके अंदर 58(2)(b) को लेके आया गया। ये 58(2)(b) वही थी जिसमें सदर के पास इख्तियार था कि जिस वजीर आजम का वो पसंद नहीं करता उसको आराम से वो घर भेज सकता था। ठीक हो गया। तो 8वीं तरमीम के अंदर ये 58(2)(b) जो सा है जियाउल हक साहब लेकर आए थे। अच्छा जी, उसके बाद जो सा है हमारे पास स्पेशल कोर्ट्स। उसके बाद क्या है हमारे पास,
स्पेशल कोर्ट्स जो सी हैं वो बनी थी। अब ये स्पेशल कोर्ट्स या मिलिट्री कोर्ट्स नहीं है, ये याद रख लो। ये स्पेशल कोर्ट्स जो सी हैं ये आपके पास क्या है, ये मिलिट्री कोर्ट्स नहीं है, ये आपकी क्या है, ये आपकी 12वीं तरमीम हुई थी 1991 के अंदर। आप कहोगे सर ये क्यों? अगर आप इसमें देखो कि 90s के अंदर जो सा है सिंध के अंदर ऑपरेशन हो रहा था, ठीक है, तो उस लिए जो सा है स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई थी कि स्पीडी ट्रायल हो, ठीक है। तो वो जो सी हैं कोर्ट्स बनाई गई थी 12वीं तरमीम के अंदर, जो कि 1991 को जो सा है वो की गई थी। उसके बाद बीच में से बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो आप लोगों ने जो सा है वो नहीं देखनी। नाइन्थ इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये नाइन्थ पास नहीं हुई थी। ये नाइन्थ जो सी है इसको ये कहा गया था नाइन्थ 9वीं तरमीम के अंदर कि शरिया जो सा है ना वो लॉ ऑफ लैंड होगा। शरिया जो सी है, जो इस्लामी शरिया है, वो आपका इस पाकिस्तान का जो शरिया पाकिस्तान के अंदर नाफिज की जाएगी, वो 9वीं तरमीम थी, ठीक है, 9वीं तरमीम। लेकिन ये पास ही नहीं हुई। 9वीं, 11वीं और 15वीं, ये 3 तरमीम थी जो कि पास ही नहीं हो चुकी। और उस टाइम पे 9वीं इसलिए पास नहीं हुई थी कि उस टाइम जो सा है वो जियाउल हक साहब जो सा है वो असेंबली टूट गई थी, जुनेजो साहब ने जो सा है वो इस्तीफा दे दिया, तो इसलिए फिर ये शरिया एज अ लॉ ऑफ लैंड जो सी है 9वीं तरमीम पास नहीं हो सकी थी। 58(2)B जो कि 8वीं तरमीम में हमारे पास जियाउल हक साहब ले आए, तो इसको खत्म कब किया गया? 13th अमेंडमेंट के तहत, जो कि 1997 में नवाज शरीफ साहब लेके आए थे। 13th अमेंडमेंट के तहत 1997 के अंदर जो है नवाज शरीफ साहब ने फिर इसको क्या किया, खत्म किया। किसको? 58(2)B को, डिस्क्रेशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व असेंबली। 58(2)B के तहत उसके बाद डिस्क्रेशनरी पावर थी कि उसका जब दिल चाहे, ठीक हो गया। वो मैं आगे आता हूं, बताता हूं। और उसके बाद जो सा यहाँ एक और चीज याद रखो, बेसिक सवाल, कि 18वीं जो भी तरमीम होती है ना, तरमीम के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, याद रख लो। जब भी आइन के अंदर आपने तरमीम करनी है कि जितने भी अरकान असम्बली मौजूद हैं उसकी 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, जिसको 2/3 अक्सरियत कहते हैं। ये नहीं है कि अगर 200 लोग हैं और 200 में से 101 ने वोट दे दिया तो तरमीम हो जाएगी। याद रखना है, जब भी आपने आइन के अंदर तरमीम करनी है तो 2/3 अक्सरियत स्लैश या जिसको क्या कहते हैं 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। और ये जो 14th अमेंडमेंट थी, ये जो 14th अमेंडमेंट थी, ये आपकी इसके तहत आर्टिकल 63A ऐड किया गया। 14th अमेंडमेंट के तहत आर्टिकल 63 ऐड किया गया कि फ्लोर क्रॉसिंग ना हो। अब फ्लोर क्रॉसिंग का क्या मतलब है कि ओपोजिशन वाले हुकूमत को वोट ना दें और हुकूमत वाले जो हैं वो ओपोजिशन का वोट ना दे। ये 14th अमेंडमेंट के तहत हुआ था। अच्छा जी, उसके बाद ऑल ऑर्डिनेंस विच वर इशूड बाय मुशर्रफ गॉट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन अंडर विच अमेंडमेंट? तो 17th अमेंडमेंट। 7 दिसंबर, सॉरी 17 दिसंबर, सॉरी 17 दिसंबर कह रहा हूँ, 17वीं तरमीम के तहत दिसंबर 2003 के अंदर ये 17वीं तरमीम हुई। अब 18th अमेंडमेंट, सॉरी क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे आपका, 14th अमेंडमेंट हो गई, ठीक है, 14th अमेंडमेंट हुई। उसके बाद जो सा है 15th अमेंडमेंट पास नहीं हुई थी। 16th अमेंडमेंट आप लोगों के लिए अगेन नॉट इंपॉर्टेंट है। फिर 17th अमेंडमेंट जब हुई, ये मुशर्रफ के दौर के अंदर हुई। 16 तक जो सा है ना नवाज शरीफ का दौर था। उसके बाद 17वीं जो तरमीम हुई ना, ये मुशर्रफ के दौर के अंदर होती है हमारे पास, ये 17th अमेंडमेंट। तो 17th अमेंडमेंट के अंदर फिर वही, जैसे जियाउल हक ने 8वीं तरमीम लेके आया था, मुशर्रफ साहब ने कहा अच्छा इलेक्शन हो गए हैं, असेंबली आ गई है, तो सबसे पहले मैंने जो काम किए हैं ना बुरे, मैं उनको जरा क्लीन चिट दे दूं। तो मुशर्रफ साहब ने क्लीन चिट ले ली। मुशर्रफ साहब ने जो हरकतें की थी उसके वो जो सा इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन मिल गई 17वीं तरमीम के तहत। फिर आ जाती है हमारे पास 18th अमेंडमेंट। 18th अमेंडमेंट आपको पता है पाकिस्तान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। 18वीं तरमीम मैंने अभी आपको बताया। तो 18वीं तरमीम के बारे में 2-3 चीजें आपने याद रखनी है। एक तो इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसको नेशनल असेंबली ने 8 अप्रैल को क्या किया था, पास किया था। इसको नेशनल असेंबली ने क्या किया था, 8 अप्रैल को पास किया था। सेनेट ने 15 अप्रैल को। और प्रेसिडेंट, उस टाइम पे ये भी सवाल पूछा था प्रेसिडेंट कौन थे, तो आसिफ अली जरदारी थे जी उस टाइम पे प्रेसिडेंट। तो आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने 19 अप्रैल 2010 को जो था प्रेसिडेंट ने इसके ऊपर क्या कर दिए थे जी, साइन कर दिए थे। प्रेसिडेंट ने इसके ऊपर साइन कब किए थे? प्रेसिडेंट साहब ने 19 अप्रैल 2010 को आसिफ अली जरदारी ने इसके ऊपर साइन कर दिए थे। अब 18वीं तरमीम के बाद बहुत सारी चीजें हुई। 18वीं तरमीम के तहत जैसे जो पावर्स थी, पहले फेडरल के पास सारी पावर्स थी, ठीक है, वो एक लिस्ट होती थी, एक फेडरल लिस्ट होती थी, एक आपकी प्रोविंशियल लिस्ट होती थी, एक आपकी होती थी कंकरेंट लिस्ट। मतलब कि ये कुछ चीजें होती थी जिसके ऊपर सूबा जो सा है वो कानून साजी कर सकता था, कुछ के ऊपर सिर्फ फेडरल हुकूमत कर सकती थी, और कुछ होती थी कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट का क्या मतलब होता था कि उसके ऊपर सूबा भी कानून साजी कर सकता था, उसके ऊपर जो सा है आपका फेडरल हुकूमत भी कर सकती थी, ठीक हो गया। तो ये चीजें खत्म की गई, सूबों को खुद मुख्तारी दी गई। उसके बाद एनडब्ल्यूएफपी का जो नाम था, एनडब्ल्यूएफपी का नाम चेंज करके खैबर पख्तूनख्वा केपी किया गया, ठीक है, क्या किया गया, केपी उसका नाम चेंज किया गया।
उसके अलावा जो सा है आपके पास ये फंडामेंटल राइट्स सारे ऐड किए गए। तो ये 18वीं तरमीम जो सी है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की तारीख के अंदर। तो कंकरेंट सब्जेक्ट्स, तो ये भी 18वीं, मैंने अभी बताया कि कंकरेंट सब्जेक्ट्स क्या थे, कि ऐसी लेजिस्लेटिव लिस्ट थी जिनके ऊपर सूबा भी कानून साजी कर सकता था और फेडरल भी कर सकता था, तो उन्होंने उसे सप्रेस कर दिया। क्या कर दिया? सप्रेस कर दिया कि भाई अब ये सब्जेक्ट हैं, इन पे सिर्फ कानून साजी जो होती है वो सूबे कर सकते हैं, और इनके ऊपर जो सा है वो क्या है, सिर्फ फेडरल कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज हम इसमें थोड़ी सी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे हेल्थ का शोबा है, अब हेल्थ का शोबा जो सा है वो आपका क्या है, प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। एजुकेशन आपका प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। पुलिस जो सी है प्रोविंशियल सब्जेक्ट है आपका। ठीक है, तो ये सारे ये जो आपके फूड डिपार्टमेंट है, ठीक है, फूड डिपार्टमेंट आपका, क्लाइमेट हो गया, ये सारे प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं कि प्रोविंसेस इनको देखेंगे। ठीक हो गया। इसी तरह आपकी ये जो प्राइस चेकिंग होती है, फूड की जो चीजें बढ़ जाती हैं, ये जो इन्फ्लेशन है आपकी, ठीक है, इनको चेक रखना, ये जो एसी डीसी है सारे, तो ये सूबे के कंट्रोल के अंदर होते हैं। ये सूबे ने ये सारी चीजें जो होती हैं देखी जाती हैं। एनएफसी, एनएफसी 18 में नहीं दिया गया था। एनएफसी आपका 1973 से चलता आ रहा था। एनएफसी अवार्ड जो सा है वो आपका पहला जो सा है वो 1973 से चलता आ रहा था। इसके अंदर उसको और मजबूत किया गया था, एनएफसी को और पावर्स दी गई थी, तो बलोचिस्तान का शेयर बढ़ाया गया था इसमें। तो एनएफसी की चीजें जो सी हैं उसको थोड़ा सा रिवैम्प किया गया था। लेकिन एनएफसी जो सा है, नेशनल फाइनेंस कमीशन जो सा है, ये आपका कब से चल रहा था? ये 1973 से ही चलता आ रहा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो सा है ये 19वीं तरमीम के तहत 2011 के अंदर बनी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो सी है ये कब बनी है आपकी? 19वीं तरमीम के तहत बनी है, और 2011 के अंदर जो सा है ये आपकी बनी है। इस टाइम पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है जी? इस टाइम पे मौजूदा दौर के अंदर इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस कौन है? अतर मनीला या कोई और है? इस्लामाबाद, शाबाश, आमिर फारूक साहब। चीफ जस्टिस कौन है जी? आमिर फारूक साहब जो से हैं वो इस टाइम पे चीफ जस्टिस हैं। नहीं नहीं, भट्टी साहब नहीं है, आमिर फारूक। अमीर भट्टी तो लाहौर हाई कोर्ट के हैं, अमीर भट्टी तो लाहौर हाई कोर्ट के हैं, अमीर भट्टी लाहौर हाई कोर्ट के हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कौन है? आमिर फारूक साहब हैं जी। अच्छा जी, हु विल बी द एक्टिंग प्रेसिडेंट इफ प्रेसिडेंट फेल सिक? और ये मैं पहले भी बार बार रिपीट कर चुका हूँ, अगेन बता देता हूँ कि अगर आपका प्राइम मिनिस्टर जो सा है वो कहीं जाता है, प्राइम मिनिस्टर जो सा है वो बाहर के दौरे पे होता है, तो उसका जो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो स्पीकर कौमी असम्बली होता है। जब प्राइम मिनिस्टर आपका कहीं जाता है, बीमार हो जाए, तो कौमी असम्बली का स्पीकर जो सा है वो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनता है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट कहीं चला जाए, तो एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन, किसने बनना होता है? सेनेट चेयरमैन ने बनना होता है। जो सेनेट का चेयरमैन होता है वो आपका कायम मुकाम सदर जो होता है वो बन जाता है। तो बी ऑप्शन जी इसकी आपने याद रख लेनी। मिलिट्री कोर्ट्स, मिलिट्री कोर्ट्स दो दफा पाकिस्तान में बनी है, एक दफा 21वीं तरमीम के तहत और दूसरी दफा 23वीं तरमीम के तहत। ठीक हो गया। तो मिलिट्री कोर्ट्स बनी कितने सालों के लिए थी, ये भी सवाल आता है। 2 सालों के लिए बनी थी। आपको पता है पाकिस्तान में टेररिज्म बहुत ज्यादा थी, तो उन्होंने कहा कि इनके स्पीडी ट्रायल करने हैं तो मिलिट्री कोर्ट्स बनाई जाए। तो पहली दफा मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो 21वीं तरमीम के तहत 2015 में बनी। फिर 2017 में इनका टेन्योर खत्म हो गया, तो फिर नई तरमीम लाई गई, 23वीं तरमीम। यहाँ सवाल पूछा गया सेकंड टाइम, दूसरी दफा मिलिट्री कोर्ट्स जो सी हैं वो कब बनी थी? तो दूसरी दफा 23वीं अमेंडमेंट के तहत 2017 के अंदर जो सा है 23rd अमेंडमेंट के तहत जो सा है वो हमारे पास मिलिट्री कोर्ट्स जो सी हैं वो बनी थी। ठीक है, पहली दफा 2015 में, वो 21वीं तरमीम थी, और 23वीं तरमीम जो सी है वो आपकी क्या है, वो सेकंड दफा जब बनी। 3 तरमीम 26 में से मैंने आपको बताया, 3, 9, 11 और 15, ये 3 जोन थी हैं। कोई सेनेट से पास हो गई थी, कोई कौमी असम्बली से नहीं हो सकी, फॉर डिफरेंट रीजन। जैसे एक मैंने बताया, जुनेजो साहब की हुकूमत चली गई, फिर नवाज शरीफ साहब ने करनी थी 15वीं तरमीम, तो तब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत चली गई, तो इसलिए जो था ये 3 तरमीम जो सी हैं इनको किसी एक हाउस ने पास नहीं किया था। फाटा, फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज, फेडरली फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज जो से हैं उनको खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मर्ज किया गया था 25वीं तरमीम के तहत। फाटा का एरिया जो सा है, जो फाटा का केपी के साथ जो एरिया था, जो कि पहले अटॉनम मतलब उसको फेडरल डील करता था, वो केपी का हिस्सा नहीं था, उसको 25वीं तरमीम के तहत 2018 के अंदर जो सा है वो अब केपी के अंदर जम कर दिया गया था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोगों ने इसको याद रखना है। और फिर इसके बाद एक लास्ट अमेंडमेंट आई थी 26वीं तरमीम। फिर उसके बाद क्या आता है आपके पास? 26वीं तरमीम जो सी आई थी वो क्योंकि फाटा को जम कर दिया गया था, तो वो सीट्स के रिलेटेड थी। वो लास्ट आपकी जो सी है वो तरमीम थी 26वीं। अच्छा जी, टोटल सीट्स इन सेनेट, तो इस टाइम पे क्या है जी, टिल डेट 100 है। इस टाइम पर कितनी है? 100 है। लेकिन अब फाटा क्योंकि जिम हो गया, तो अब कितनी कितनी चाहिए?
96 होनी चाहिए, ठीक है, 96 जो सी हैं वो हमारे पास होनी चाहिए। टोटल 8 वहां की थी, तो 4 रिटायर हो गए, अब 4 बाकी रह गए हैं। तो लेकिन अभी मौजूदा सेनेट में कितनी सीटें हैं, 100 हैं। लेकिन जब वो 4 जो से हैं वो 2024 में रिटायर हो जाएंगे, तो फिर हमारे पास कितनी है, 96 जो सी हैं वो आइन के तहत बच जाएंगी। अच्छा जी, रिटायरमेंट एज ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब जो से हैं, उनकी मिलिट्री एक्ट के अंदर एक तरमीम की गई थी, उसके बाद अब उन कितनी एज तक आर्मी चीफ रह सकते हैं। पहले 60 साल था, अब कितनी है जी, 64। अब कितनी है जी हमारे पास चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो एज है वो है जी 64 तक जो होता है वो उसको एक्सटेंशन मिल सकती है। और ये सवाल एफपीएससी में पूछा गया था कि जो आपका मिलिट्री अमेंडमेंट एक्ट है, मिलिट्री एक्ट अमेंडमेंट एक्ट जो सा है, ये कब कौमी असम्बली ने पास किया था। तो 7 जनवरी 2020 को कौमी असम्बली ने पास किया था। और उससे अगले दिन 8 जनवरी 2020 को इसको किसने पास कर दिया था, इसको फिर सेनेट ने भी पास कर दिया था, ठीक है। तो मिलिट्री एक्ट 2020 जो सा है, जिसमें आर्मी चीफ की मुद्दत जो सी है वो बढ़ाकर 64 साल की गई थी, पहले 60 साल थी। तो इसमें जो सा ये कब कौमी असम्बली ने पास किया था, 7 जनवरी 220 को, ठीक है, 2020। और अगले ही दिन सेनेट ने भी इसको क्या कर दिया था, पास कर दिया था। हाँ, ये मैं बता देता हूँ। देखो, ये आप लोग सारे जो उनसे है ना वन पेपर के वो हो, तो आप लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए कि कानून अभी मेरे मुझे कौन उस दिन ये चीज बता रहा था, हाँ, मुझे उस दिन किसी ने अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताया कि उसमें सवाल पूछा गया था कि एक जो सा है पाकिस्तान के हाउस तो दो हैं, लेकिन बिल उसने कहा पाकिस्तान के 2 हाउस हैं। उसने कहा नहीं, इंटरव्यूअर ने कहा, पीपीएससी का पेपर था, उसने कहा 3 हाउस हैं पाकिस्तान के। उसने कहा कैसे, उन्होंने कहा नेशनल असेंबली, सेनेट, और जोन सा है आपका प्रेसिडेंट, वो भी आपके पास एक आईनी इदारा है जिसने बिल को पास करना होता है, ठीक हो गया। तो वो इंटरव्यू के अंदर एक ये बहस हो रही थी। तो बेसिकली मकसद क्या है बताने का कि आपका जो बिल आता है, कोई भी आपने कानून साजी करनी है, वो पास कैसे होती है। तो सबसे पहले एक बिल पेश किया जाता है। जो बिल पेश किया जाता है, याद रखो, वो सबसे पहले कौमी असम्बली में भी किया जा सकता है और नेशनल असम्बली में भी किया जा सकता है। ये लाजमी नहीं है कि पहले कौमी असम्बली में पेश हो, फिर वो सेनेट में जाए और फिर प्रेसिडेंट के पास जाए। ये भी हो सकता है कि वो सबसे पहले जो बिल है, जैसे अभी सेनेटर हैं एक जमात इस्लामी के मुश्ताक अहमद साहब, उन्होंने अभी एक बिल पेश किया था ट्रांसजेंडर्स के ऊपर। तो वो बिल जो सा है पहले सेनेट के अंदर गया है, सेनेट पे बहस होगी, सेनेट अगर उसे पास कर लेगी तो फिर वो जो सा है कहाँ जाएगा, नेशनल असेंबली में जाएगा। अगर वहां से भी क्लियर हो जाता है तो फिर जो सा है वो आपके पास कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। नहीं, प्रेसिडेंट के प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर नहीं होती। प्रेसिडेंट के पास ये कोई पावर नहीं होती। प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो वोटिंग में हिस्सा ले सकता है, वो लेजिस्लेटिव बॉडी का पार्ट है, वो कौमी असेंबली का पार्ट है, वो उसमें वोटिंग दे सकता है, लेकिन उसके पास साइन करने की कोई अथॉरिटी नहीं होती, ठीक है। कौमी असेंबली ने पास करना होता है, नेशनल जो सेनेट है उसने ये बिल वगैरह पास करने होते हैं, और जब उसको जो सा है वो आपका प्रेसिडेंट साइन कर देता है तो वो नेशनल गैजेट का हिस्सा बन जाता है, और वो फिर एक एक्ट बन जाता है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है। जब पास होता है बिल होता है, जब वो वहां से पास हो जाते हैं लॉ बन जाता है, और एंड में जब प्रेसिडेंट साइन कर देता है तो वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है, क्योंकि ये प्रॉपर आपका जो सा है कानून बन गया है। सर, अगर प्रेसिडेंट साइन ना करे, प्रेसिडेंट को साइन करने पड़ते हैं, उसको रीजन दे के वापस भेजना पड़ता है। वो मैंने बताया था कि कितने दिन बनते हैं, अब मेरे जहन से वो निकल गया है कि प्रेसिडेंट कितने दिन तक एक बिल को रोक के बैठ सकता है। तो मेरे ख्याल में 25 दिन है शायद। एक मेरे ख्याल में अब मुझे एग्जैक्ट मेरे जहन से निकल गया है, वो मैंने एक दफा लेक्चर में बताया था। 60 दिन नहीं, 60 दिन नहीं है, 60 दिन ही है, 25 ही है। 25 है मेरे ख्याल में, 60 नहीं है। मेरे ख्याल में वो प्रेसिडेंट जो सा है वो एक दफा उसके पास समरी आती है, मैं बताता हूँ। प्रेसिडेंट के पास एक दफा जब समरी आती है तो वो मेरे ख्याल में 15 दिन तक उसको होल्ड करके बैठ सकता है। हाँ, 15, देखिए ये ताहिर ने बिल्कुल सही बताया कि पहले 15 दिन तक उसको होल्ड, मेरे जहन में भी आ रहा है, 15 दिन तक वो उसको होल्ड करके बैठ सकता है, और फिर वो उसके ऊपर साइन किए बगैर वापस भेज दे कि भाई मुझे ये वर्डिंग पसंद नहीं आई, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर के पास वो वापस समरी चली जाती है। तो अगर समरी भेजे, लेट्स सपोज, ठीक है, फिर उसके बाद जो सा है अगर इसी तरह बिल जो सा है वो वापस भेज दे, फिर वो कहें कि नहीं बिल्कुल ओके है, तो फिर जो सा है वो 10 दिन तक फिर उसको रोक सकता है, और उसके बाद जो सा एट द एंड उसको साइन करना पड़ता है, ठीक हो गया। चलो, ये सवाल पूछो, मैं जल्दी जल्दी सवाल पूछो, मैं जल्दी जल्दी ये इसको आपके वो कैब जोन सा है ना उसको खत्म कर दूं, बल्कि इसको आप लोग देख लेना। फोरे का क्या मतलब होता है, रेड करना, ठीक है, रेड करना, इनको देख लेना। इनेब्रिएट का मतलब होता है ड्रंकन, ठीक है, नशे के अंदर जो होता है, नशे के अंदर। मैं इसका आंसर देता हूँ, कैपेशियस लिमिटेड,
सॉरी, कैपेशियस का एंटोनिम, इसका क्या मतलब होगा? कैपेशियस का मतलब होता है एम्पल, इनफ, बहुत ज्यादा मिकदार में। और इसका एंटोनिम क्या होगा? लिमिटेड। ठीक है, ये जो एम्पल है ये लार्ज है, ये इसका सिनोनिम होगा, और लिमिटेड इसका एंटोनिम है। अच्छा जी, सैक्रोसेंट, इसका मतलब होता है होली, सैक्रेड, जो बंदा जो सा है बड़ा, जिसकी इज्जत हो उस तरह से। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनहोली हो जाएगा। मैं बताता हूँ इसका। अ पर्सन हु इंसिस्ट ऑन समथिंग, तो उसको स्टिकलर कहते हैं, जो एक चीज के ऊपर अड़ जाए उसको क्या कहते हैं जी? स्टिकलर कहते हैं। किसी जगह को छोड़ना उसको इवैक्यूएट कहते हैं, उसको क्या कहते हैं जी? इवैक्यूएट कहते हैं। टू स्मेल अ रैट, कोई फाउल डीलिंग, कोई 2 नंबर काम हो रहा हो उसको जो सा है जब आप देखते हो तो आप कहते हो टू स्मेल अ रैट, ये उस सेंस में यूज हो जाता है। मानिया, पायरोमैनिया, फायर्स का जिसमें जो सा है आपको डर लगता है। क्लेप्टोमैनिया, सॉरी आदत होती है, मैनिया फोबिया होता है डर लगना, और मैनिया जो सा होता है जो इंसान को करने की लत लग जाए, आदत हो जाए। ठीक है, क्लेप्टोमैनिया स्टीलिंग की जिसको आदत, जिसको चोरी की आदत हो जाती है। लोगोमानिया, जिसको बहुत ज्यादा बोलने की आदत होती है। मानिया जो से है ये आदत के रिलेटेड होता है, और फोबियाज आपके डर होते हैं, इनको देखा करो। कि पास पास हिम ऑफ, प्रिटेंड, पास हिम ऑफ जो सा है ये आपका फ्रेजल वर्ब है, इसका क्या मतलब है? प्रिटेंड करना। ठीक है, होना कुछ, दिखाना कुछ। डाई इन हार्नेस, कोई भी काम, आप कोई अपनी जॉब पे हो कहीं भी, आप काम करते हुए जब आपकी डेथ होती है तो तब जो सा है हम ये यूज करते हैं कि डाई वाई वाइल वर्किंग, काम करते हुए जो सा है वो आपका जो सा है वो डेथ हो जाना, उसको जो सा हम क्या कहते हैं? डाई इन हार्नेस कहते हैं। ठीक हो गया। मनी बिल जो सा है ऑर्डिनरी मेंबर पेश नहीं कर सकता। मनी बिल हमेशा जो सा है वो आपका फाइनेंस मिनिस्टर है वही पेश करेगा। मनी बिल जो होता है, मनी बिल का मतलब आपका क्या कहते हैं, हाँ हाँ, उसमें तरमीम कोई भी पेश कर सकता है। ठीक है, रिकमेंड, वो पास होनी डिफरेंट बात है, लेकिन जो मनी बिल है ना आपका, वो हमेशा आपका फाइनेंस मिनिस्टर करेगा। कि फाटा के मर्ज होने से सीट्स 104 से 100। हाँ, वो फाटा के 8 में, पहले फाटा के पास अलहदा सीटें थी ना। अब वो बाद में देखेंगे कि शायद फाटा के वहां और रिप्रेजेंटेशन दी जाए। फाटा के पास पहले 8 सीटें थी ना, जब वो केपी के अंदर मर्ज हो गया तो उसकी सीट्स फिर वो केपी के साथ चली गई ना, तो वो फिर सीटें खत्म हो जाएंगी। पहले उसको स्पेशल स्टेटस था फाटा का, तो इसलिए। ठीक हो गया। इसीलिए जोन सा है, क्योंकि वो अब एक चीज मर्ज होगी। अब इसको इस तरह से देख लो ना कि आपका जोन सा है क्या कहते हैं वो, हालांकि वैसे तो बढ़नी चाहिए, लेकिन अभी जोन सा है वो इस तरह से सिस्टम है ना कि पहले वो स्पेसिफिकली फाटा के होते थे। अब हो सकता है कि वो कहें कि फाटा के यहाँ मर्ज हुए हैं तो हम केपी की सीट्स बढ़ा देते हैं, लेकिन केपी की सीट्स बढ़ भी नहीं सकती, क्योंकि सेनेट के अंदर हर सूबे की इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अब ये तो नहीं हो सकता कि सारे सूबे जोन से हैं वहां से 25-25 लोग आ रहे हैं, लेट्स सपोज, और जो क्या कहते हैं केपी है उसमें से जोन सा 35 आ जाए, क्योंकि ये आपका सेनेट है, ये इसीलिए रखा गया है ताकि सबकी इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो। बजट तो पास, अवैस लगारी वॉज क्या था? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पंजाब। अवैस लगारी ने जब बजट पेश किया था, तो अवैस लगारी जोन से हैं वो उस टाइम पे जोन से हैं पंजाब के मिनिस्टर थे। अवैस लगारी, जब उन्होंने हमजा शहबाज साहब के दौर के अंदर अवैस लगारी को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था। हाँ, एक वो मिनिस्टर पेश कर सकता है, फिर स्टेट मिनिस्टर, जैसे इस टाइम पे आयशा, क्या नाम है उनका, जो आपकी फाइनेंस की स्टेट मिनिस्टर है ना, आयशा गौस पाशा साहिबा, वो भी पेश कर सकती हैं क्योंकि वो फाइनेंस की स्टेट मिनिस्टर है। हाँ, आयशा गौस पाशा। ठीक है जी, इसको और देख लेना, इनकी चीजों को, आइन को जरा अच्छी तरह। एक कॉन्स्टिट्यूशन की आपकी वो मिलती है, ऐप मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, गूगल पे लिखोगे ना, सॉरी ऐप स्टोर में, तो उसकी ऐप को देख लेना। ठीक है, तो उसके अंदर जो सा है आपको ये अमेंडमेंट्स एक एक आर्टिकल मिल जाएगा, तो उसको पढ़ लेना। साथ साथ जैसे ये आपने लिखे हैं ना, नोट्स बनाए हैं, तो ऐप को सामने खोलना और एक एक आर्टिकल पढ़ते जाना। अच्छा, इसमें डिग्निटी ऑफ द मैन की ये बात हुई है, इस अमेंडमेंट में ये चीजें हुई थी, तो जरा थोड़ा सा आपको अपने आइन के बारे में, अपने हकूक के बारे में चीजें पता हो जाएंगी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान लिखोगे सिर्फ, मैं लिंक भेज दूंगा अगर मुझे याद रहा तो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान गूगल ऐप स्टोर पर बस लिखोगे तो पाकिस्तान के आइन की आपको एक ऐप मिल जाएगी। ठीक हो गया जी।